आर्टिकल 19 जिन फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात करता है, इन फंडामेंटल फ्रीडम्स को आर्टिकल 19 ये भी कहता है कि ये राइट्स जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इन राइट्स पर स्टेट जो है रिस्ट्रिक्टिव मेजर लगा सकता है, लेकिन वो जो भी रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स होंगे जो हैं, वो मेजर्स जो हैं वो जो है क्या कहते हैं, रीजनेबल होने चाहिए जो है। तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 जो है, सब क्लॉज 1 में जो है ए से लेकर जी तक हमारे फंडामेंटल फ्रीडम्स के राइट बताए गए हैं। आर्टिकल 19(1) ए जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के राइट पर रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। दूसरा हमारा राइट है 19(1) में बताया गया है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। इस पर जो है रिस्ट्रिक्शन हमारे यहाँ जो है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 में बताया गया है, जो कि in the interest of sovereignty and integrity of India and public order, this right can be restricted. 19(1) आपका है जो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस की बात करता है। तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी जो है। फिर आपका आता है फ्रीडम आर्टिकल 19(1) फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका जो रिस्ट्रिक्टिव ग्राउंड है वो आपका आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 है, जहां पर लिखा है जो है कि दिस राइट मे बी रिस्ट्रिक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आर्टिकल 19(1) है जिसमें कि फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस पर भी रिस्ट्रिक्शन जो है लगाया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है। फिर आपका आता है आर्टिकल 19(1)(g। इससे पहले आर्टिकल 19(1)(f) था जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था, लेकिन इस राइट को 1978 में 44th अमेंडमेंट के साथ जो है ये रिपील कर दिया गया। आर्टिकल 19(1)(g जो है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की बात करता है। इस पर रिस्ट्रिक्शन जो है स्टेट के पार्ट पर लगाया जा सकता है फॉर द सेक ऑफ नेसेसरी प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, या इट इनेबल्स द स्टेट itself to carry on any trade or business to the exclusion of citizens जो है। तो ये जो रिस्ट्रिक्टिव ग्राउंड या जिन को लगाने की बात आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 से आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 तक कही जा रही है, these right must be these restrictions must be a reasonable restrictions। तो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट 21 में जस्टिस पतंजलि शास्त्री कहते हैं कि जो आदमी है ही इज अ रेशनल बीइंग एंड ही इज डिजायर टू डू सो मेनी थिंग्स। एक मानव होने के नाते उसकी इच्छा होती है कि वो तरह तरह के काम करता है या तरह तरह के काम करना चाहता है, लेकिन किसी भी समाज में रहने के लिए उसके इस तरह के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए there must be some exercise by the means of law जो है। तो कोर्ट कहता है कि आप किसी भी समाज में सब कुछ करने के लिए फ्री नहीं है, your actions can be regulated by the means of law जो है। तो as per Justice Patanjali, in this case, man is a rational being, desires to do so many things, but being a member of a civil society, his desires have to be controlled, regulated and reconciled with the exercise of similar desires by other individuals।
So the guarantee of each of the above right is therefore restricted by the Constitution itself by conferring upon the state a power to impose the law reasonable restrictions in the larger interest of the community जो है। तो कोर्ट कहता है कि कंपीटिंग इंटरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वही जो इंटरेस्ट मेरे भी, वही आपके भी, वही तीसरे के, वही चौथे के भी हैं, तो आपस में हमारे जो ये कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं, इन्हें कंट्रोल करने के लिए स्टेट जो है इस तरह के मेजर्स अडॉप्ट कर सकता है जो कि रीजनेबल हो, और ऐसे मेजर्स रीजनेबल होंगे या नहीं होंगे इसका जुडिशियल रिव्यू करने का राइट जो है वो कोर्ट के पास है। तो जो ये टेस्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि इट कैन ओनली बी इम्पोज्ड बाय द मींस ऑफ लॉ एंड नॉट बाय एनी एग्जीक्यूटिव और डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अथॉरिटीज दोज हु आर वर्किंग ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 से लेकर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 तक जो रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं, these restrictions must be a reasonable restrictions, these restrictions must not be arbitrary restrictions. So if a restriction is to be constitutionally valid, it must satisfy two tests. Number one, the restriction must be in the furtherance of the grounds as per mentioned in article 19(1)(2) to article 19 subclause 6 of the constitution. And number two, these restrictions, those are mentioned in article 19 subclause 2 article 19 subclause 6, must be a reasonable restriction. पहली बात क्या? पहली बात तो ये कि ये जो निर्बंधन लगाए गए हैं, जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं हमारे इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जो कि 19(1)(a) में एज ए फ्रीडम राइट मेंशन्ड है, आर्टिकल 19(1) में ए से लेके जी तक मेंशन है, इन पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो रिस्ट्रिक्शन पहली बात तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 से आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 के कॉन्टेक्स्ट में होने चाहिए, और साथ ही साथ नंबर 2 कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू रहा है रिगार्डिंग टेस्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या है, हम इसे समझते हैं अलग अलग सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, बहुत सारे केसेस को समअप करके उसे समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी गाइडलाइंस दी जो है रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जो है कि भाई जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो कितने रीजनेबल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने के अपने कुछ व्यू थे जो है। सुप्रीम कोर्ट पहली बात कहता है कि ये कोर्ट है ना कि लेजिस्लेचर है जो डिफाइन करेगा, जो ये जज करेगा कि कोई रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं। इट इज द कोर्ट, नॉट द लेजिस्लेचर, which has to decide finally whether a restriction is reasonable or not reasonable. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ऐसी लिमिटेशन जो किसी के ऊपर लगाई गई है उसके अपने राइट्स के एंजॉयमेंट के रिगार्ड में। तो सच एन रिस्ट्रिक्शन शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी एंड शुड नॉट बी इन एक्सेसिव इन नेचर। दूसरी बात कोर्ट कहता है कि द टर्म रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस connotes that, signifies that the whatever the limitation imposed on a person regarding his or her enjoyment of right, it should not be arbitrary and it should not be excessive in nature. It must be in the interest of general public. It must be in the interest of general public जो है। और रीजनेबल का मतलब यहां पर यह हुआ कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का जो आदमी है उसे भी अगर वहां खड़ा कर दिया जाए तो ये बता दे कि हाँ, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये रिस्ट्रिक्शन जो है रीजनेबल है, तार्किक है, रेशनल है, और ऐसे में जो है तब कहा जाएगा कि कोई रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है।
अगली बात कोर्ट कहता है कि कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है, कोई जनरल पैटर्न नहीं है कि रीजनेबलनेस को पहचानने का, और किसी पर्टिकुलर सेट पैटर्न या स्टैंडर्ड को हम ये नहीं कह सकते कि हर केस में अप्लाई किया जाएगा। कोर्ट कहता है कि हर केस की अपनी ओन मेरिट्स हैं और हर केस को उस केस की मेरिट के हिसाब से जज किया जाएगा। हर केस को उस केस की मेरिट के हिसाब से जज किया जाएगा, और ऐसे में जो है कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है इसे जज करने का। जो है कोर्ट कहता है कि अगली बात कोर्ट कहता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, दीज रिस्ट्रिक्शंस must be reasonable not only from the substantive part of the law but also from the procedural point of law। जो है यानी कि किसी एक्ट में किसी अथॉरिटी को अगर ये पावर मिली है कि आपके किसी इन फंडामेंटल राइट्स को जो कि आर्टिकल 19(1)A में 19(1)A से लेके G तक दिए हैं, उन्हें वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, तो ये तो हो गया सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट। इसको तो रीजनेबल होना ही चाहिए, प्लस वो अथॉरिटी जिस मैकेनिज्म के थ्रू यानी कि जिस प्रोसीजर के थ्रू आपके उन राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कहीं वो एक्सेसिव तो नहीं है, कहीं वो आर्बिट्रेरी तो नहीं है। कोर्ट कहता है कि कोर्ट हैव राइट टू चेक दैट to check the reasonability of that restriction, not only on the point of substantive portion of the law but also on the point of the procedural aspect या procedural point of that law। जो है कि कैसे उसको जो है वो प्रोसीजर वो अडॉप्ट किया जा रहा है, इस रेस्पेक्ट में भी उसको वो चेक कर सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ये भी कहता है कि कोर्ट का काम सिर्फ उस रिस्ट्रिक्शन के ड्यूरेशन और एक्सटेंट को चेक करना नहीं है, बल्कि कोर्ट का काम ये भी है कि किस सरकमस्टेंस में वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, कोर्ट ये भी चेक करेगा। तो इसी बात में कोर्ट आगे इस बात को बढ़ाते हुए कोर्ट कहता है कि कोर्ट शुड नॉट कंसीडर नॉट ओनली द ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट ऑफ the restriction, but it is also the responsibility of the court to check the circumstance under which the imposition has been imposed by the authorities। जो है अगली बात कोर्ट कहता है कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन which is imposed for securing the objects as per mentioned in directive principles of state policy, तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना गया है। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताए गए प्रोविजंस की बेसिस पर कोई अगर स्टेट लॉ बना रहा है, वो लॉ अगर 19(1)A से लेके G तक के बताए राइट्स को कर्टेल कर रही है, तो वो राइट जस्टिफाइड होंगे, क्योंकि डीपीएसपी के प्रोविजंस को जो है फर्दर किया जा रहा है। फिर कोर्ट अगली बात कहता है कि जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा रहा है उसका रेशनल रिलेशन होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के साथ जिसको कि जो लेजिस्लेचर है वो पाना चाह रहा है। अ रिस्ट्रिक्शन टू बी रीजनेबल must have a rational nexus, must have a rational connection, must have a rational close connection with the object which the legislature wants to achieve। और ऐसे में उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा एक्सेसिव अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो वो रिस्ट्रिक्शन जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जो है फिर कोर्ट आगे कहता है कि जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए हैं, कोर्ट का काम सिर्फ इतना है कि वो ये देखता है कि जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है वो रीजनेबल है या नहीं है। कोर्ट का काम ये देखना नहीं है कि वो लॉ रीजनेबल है या नहीं है। कोर्ट कहता है कि जिस लॉ की बेसिस पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, कोर्ट सिटीजन्स राइट्स के एस्पेक्ट में वो सिर्फ उस
उन रिस्ट्रिक्टिव मेजर की एनालिसिस करता है, ना कि वो लॉ की एनालिसिस करता है। तो reasonableness of the restriction which is to be determined by the court is not the reasonableness of the law. Court has only to see whether the restrictions imposed on citizens' right are reasonable or not reasonable. लॉ को चेक करना काम नहीं है, उसका काम चेक करना है कि जो रिस्ट्रिक्शन उस लॉ में इम्पोज किया गया है वो सही है या वो गलत है जो है। ऐसे में जो है इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसे भी हैं जो प्रोहिबिट करते हैं हमको आपको कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऐसे भी हैं कि हम इस तरह का काम, हम इस तरह की फसल नहीं पैदा कर सकते हैं जो अफीम गांजा पैदा करती हो, हम कोई ऐसा कच्ची शराब का धंधा नहीं कर सकते हैं जो करती हो, हम ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन नहीं कर सकते हैं, हम ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड नहीं कर सकते हैं, हम कोई जो नार्कोटिक प्लांट्स हैं, अफीम गांजे की खेती नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ये जो मेजर्स हैं इन्हें अगर प्रोहिबिट कर रहा है कोई रिस्ट्रिक्शन जो है, तो इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं हमें प्रोहिबिट कर रही हैं ऐसा काम करने से जो है, तो ये जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस जो है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं और ऐसे में जो है ये रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है जो है। तो ये ग्राउंड्स थे जिस बेसिस पर जो है कोर्ट जो है किसी भी लॉ में बताए गए रिस्ट्रिक्शंस की रीजनेबिलिटी को चेक करता है, किसी भी रिस्ट्रिक्शंस की रीजनेबिलिटी को चेक करता है।